हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक ऐसा चैप्टर जो लिटरली इंडिया का पेट भरता है। यस, यू हर्ड इट राइट। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ नित्या मैम, जो आपका एसएस पढ़ाती है, या मेरा एक नाम है पोकी मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा एग्रीकल्चर। आपने 8th 9th में तो पढ़ाई होगा एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती बाड़ी, फार्मिंग। ओके, तो आज हम पूरा चैप्टर देखने वाले हैं। और ये चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि ये मेरा नहीं, आपका नहीं, बोर्ड का फेवरेट चैप्टर है, स्कूल वालों का फेवरेट चैप्टर है। क्या क्या टॉपिक देखेंगे? पहले तो खेती बाड़ी क्या होता है मैम, बिकॉज हाँ 8th में पढ़ने के लिए पढ़ लिया था, 9th में रट्टा मार लिया था। आप देखेंगे खेती बाड़ी होता क्या है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग मेथड। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग मेथड। पूरा चैप्टर देखेंगे वन शॉट में। और बच्चों के कमेंट भी आए थे, और तुम कमेंट ऐसे कर दिया करो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैश क्रॉप, उसके बाद टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल। और हाँ, एंड में तो मैं वो क्वेश्चन बताऊंगी जो तुम्हारे पेपर में और बोर्ड में तुम्हें देखने मिलेगा। ठीक है? ग्रीन रेवोल्यूशन, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चर। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बेटा, एग्रीकल्चर होता क्या है? नहीं पता ना, मैं बता देती हूँ। एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप एंड कीपिंग एनिमल फॉर ह्यूमन यूज। हम खेती बाड़ी करते हैं, हम क्रॉप ग्रो करते हैं खुद के फायदे के लिए, बेचने वाले फायदे के लिए। एक चीज याद रखना, इंडिया ना ज्यादातर जो भी क्रॉप आज ग्रो करता है ना बेटा, वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए थोड़ा ज्यादा करता है। ठीक है? ओके, एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया को एग्रियन कंट्री भी बोला जाता है, बिकॉज हम तो खेती बाड़ी से ही करते आ रहे, खेती बाड़ी ही करते आ रहे हैं। मैनी पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिविंग। देखो, ज्यादातर लोग खेती बाड़ी की वजह से ही जी रहे हैं। जो मैंने चैप्टर बोला था ना, लेजिटली ये चैप्टर है जो पूरे देश का पेट भरता है। वो हमें क्या देता है बेटा? पहले तो वो हमें खाना देता है। खाना देने के बाद अगर खुद का फायदा हटा दे तो रॉ मटेरियल देता है। रॉ मटेरियल से पक्का प्रोडक्ट बनता है। इंडिया हैज गुड कंडीशन फॉर फार्मिंग। और इंडिया इतना सूटेबल जगह है ना, मेरा देश महान, ये तो हम सबको पता है, बट इंडिया ऐसा सूटेबल देश है क्रॉप के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्टाइल लैंड है, सॉइल है, सूटेबल क्लाइमेट है, और इरिगेशन भी, बारिश भी हो जाती है। कुछ जगह बहुत अच्छी होती है, कुछ जगह नहीं होती। कौन सी जगह नहीं होती तुम मुझे कमेंट कर देना। उसके बाद बट कुछ चीजों का फायदा होता है तो कुछ चीज का नुकसान होता है। बट इंडियन फार्मर्स ऑल्सो फेस प्रॉब्लम। बेटा हमें लगता है ना सबकी लाइफ बहुत मस्त चल रही है, ऐसा नहीं है। फार्मर्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? बारिश हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो बिल्कुल नहीं हुई। जैसे तुम्हारा पढ़ने का मन हो गया तो हो गया, नहीं पढ़े तो तेल लेने गया, ऐसे ही हो गया। स्मॉल फार्म, लेस इरिगेशन एंड लैक ऑफ मेथड। पूरे चैप्टर के अंदर हम सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं, खेती बाड़ी क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, उसकी मेथड्स क्या होती है, हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करें, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। ओके, सो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। दैट इज वाई हमारी, देखो तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ी लिया होगा चैप्टर नंबर 15 में, हम लोग 3 ही सेक्टर से पैसा कमाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो भी है। ओके, तो प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री सेक्टर। सो इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता है? एग्रियन कंट्री। ये 1 मार्कर में आ सकता है। क्यों? बिकॉज हमारे देश के अंदर 90% तो नहीं बोलूंगी, 50 to 60% पॉपुलेशन आज भी खेती बाड़ी करती है। सो उसके इंपॉर्टेंस क्या है? मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जिससे आप पैसा कमाते हो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो सबसे पहले लोग ज्यादातर क्या करते हैं बेटा? एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद लोगों को ये क्या देती है? जॉब देती है। कितने परसेंट जॉब देती है? 60%। इतनी नोट्स कर लो, बोर्ड में इनफ है। लोगों को खाना भी देती है, प्लस रॉ मटेरियल देती है। तुम्हें पता है एग्रीकल्चर के बिना इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती है। कच्चा सामान नहीं होगा तो पक्का कैसे बनाओगे? तो वो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या करती है? जॉब भी देती है, खाना भी देती है, रॉ मटेरियल भी देती है। और क्या क्या देती है? बस डबल मीनिंग मत सोचना। उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 22% ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, प्लस सपोर्ट टू इकोनॉमी। देश के अंदर जितना भी जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। बट अब पता है, तुम्हें पता है जो भी फार्मर है ना, ये आज की हार्श रियलिटी है, फार्मर खुद नहीं चाहेगा उसका बेटा खेती बाड़ी करे। क्यों? जॉब मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बट हमको क्या लगता है जो अनपढ़ है वो खेती बाड़ी करता है। दैट्स द रीजन। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितनी है? 6 है। ये तुम्हें पता होनी चाहिए, बोर्ड में आ सकता है। 6 है। सबसिस्टेंस फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग, ध्यान से सुनना, ऐसी फार्मिंग जो मैं खुद के खाने के लिए कर रही हूँ। तेल लेने क्या, मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं खुद के लिए कर रही हूँ, खुद के खाने के लिए कर रही हूँ, खुद के खाने के लिए क्रॉप उगा रही हूँ, उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। किसके लिए होता है बेटा? फैमिली कंजप्शन। तुम्हें पता होगा जितने भी गुजराती लोग हैं, हाँ मैं स्पेसिफिकली गुजराती की बात कर रही हूँ, उनका खुद का गामड़ा होता है,
उधर ही वो खुद का ग्रो करते हैं रेदर देन प्रॉफिट। ऐसी फार्मिंग, ऐसी क्रॉपिंग जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसके अपोजिट में आ जाती है ड्राई फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग जहां पानी कम चाहिए होता है। ध्यान से सुना, ड्राई फार्मिंग जहां पानी कम चाहिए होता है, वहां पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसे हम ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। फॉर द एरिया विथ लो रेनफॉल। कैसी रेनफॉल? वहां पे बारिश बहुत कम होती है, इरिगेशन फैसिलिटी भी कम है। और तुम्हें पता है, जैसे तुम्हें पढ़ने के लिए एक अच्छा एटमोस्फेयर चाहिए, भाईचारा चाहिए, और तुम पढ़ोगे तब वैसे ही क्रॉप को ग्रो करने के लिए अच्छी मिट्टी, अच्छा क्लाइमेट और पानी चाहिए होता है। वेट फार्मिंग ड्राई की उल्टी है। ये ऐसी फार्मिंग जहां पानी बहुत होता है, जिसपे क्रॉप ग्रो करते हैं, पैडी, जूट, विथ हैवी रेनफॉल। और यहाँ पे पानी अच्छा है तो मल्टीपल क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो। पैडी और जूट सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। उसके बाद शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये एक ट्रिकी है। शिफ्टिंग भी बोला है और ध्यान से देखो, जूम बोला है सॉरी। फॉरेस्ट अर्बन, अब ये किसी फार्मिंग है। बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं, जैसे देखो ये फार्म है, यहाँ पे एक दो बारी खेती बाड़ी हो सकती है, तो मैं क्या करूंगी, इसको क्लीन करूंगी, इसको क्रॉप के लायक बनाऊंगी, फिर खेती बाड़ी करूंगी, 2 साल बाद छोड़ दूंगी। तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हूँ, इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इफ तुम्हें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना। ओके, एग्रीकल्चर। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर हाई कैपिटल एंड स्किल इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जो आप बार बार करते हो पैसे कमाने के लिए। और प्लांटेशन में जिसमें आप कॉफी, रबर, ऐसी प्लानिंग, ध्यान से सुनना, ऐसी प्लानिंग जिसको आप फटाफट करना चाहते हो, जिससे आपको पैसा ज्यादा मिले। उसके बाद वही इंटेंसिव फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। आज तुम मुझे बताना कमेंट करके कि आज हमारे यहाँ कमर्शियल फार्मिंग ज्यादा होती है या इंटेंसिव फार्मिंग ज्यादा होती है कि नहीं होती है, ठीक है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग यूजिंग मॉडर्न इनपुट। देखो हम क्या चाहते हैं, पहले जो क्रॉप था, अब जैसे अब गेहूं, वीट को टाइम लगता है। अगर वो अभी हमने ठंडी में ग्रो कर दिया तो वो बाद में फिर वापस ठंडी में उगेगा, ऐसा हमें लगता था। बट ड्यू टू मॉडर्न टेक्निक्स वीट जो है वो फटाफट ग्रो हो जाता है, बिकॉज ऑफ अच्छे फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी। कोई डाउट अगर तुम्हें स्टिल रहता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ के तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। उसके बाद हम क्या फार्मिंग मेथड, अब तक हमने देखा कैसी कैसी फार्मिंग होती है। सबसिस्टेंस, खुद के खाने के लिए, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, प्लांटेशन, इंटेंसिव। अब हम देख रहे हैं 3 ही मेथड है, खेती बाड़ी 3 ही मेथड से होती है, ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स फार्मिंग। ध्यान से देखना इधर। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब यूजेस नेचुरल फर्टिलाइजर। यहाँ हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल नहीं करते, भले ही इसमें टाइम लगता है बट जल्दी हो जाती है। सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होती है? ऐसी फार्मिंग जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है और जिससे एनवायरमेंट को हार्म नहीं होता। अब मिक्स फार्मिंग हम ज्यादातर यूज करते हैं, जहां कंबाइंड क्रॉप्स कल्टीवेशन, ज्यादा क्रॉप को ग्रो करना, केमिकल्स को यूज करना, प्लस खेती बाड़ी के अलावा हम एनिमल हस्बेंडरी भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर, तुम्हें पता है हर एक क्रॉप का अपना सीजन होता है। अब जैसे पैडी, हम लोग पैडी जो भी सीजन है वो कब ग्रो होता है, उसका एक सीजन होता है। हम जो मकाई है, कौन है, वो हम कब खाते हैं? बारिश में खाते हैं कि ठंडी में खाते हैं? बारिश में खाते हैं। आम हमको कब खाने मिलते हैं? गर्मी के अंदर। तो यही उसके सीजन है, खैरिफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप। ऐसे क्रॉप जो बारिश वाले मौसम में होते हैं, वो सारी चीजों के अलावा, तो ये खैरिफ क्रॉप हो जाता है। ऐसे क्रॉप जो ठंडी में ग्रो किए जाते हैं वो रबी हो जाता है। ऐसे क्रॉप जो गर्मी में होते हैं, इसको ऐसे याद रखो, गर्मी में खाते हैं हम मैंगो, बारिश में खाते हैं मकई, और ठंडी में हम क्या खाते हैं? उनी उनी रोटली ने कारेलानु शाक, ठीक है। ये तो एक मुझे लाइन याद आ गई थी। मेन टॉपिक यहां से आता है, फूड ग्रेन। इसका तुम्हें मैप देखने मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ क्रॉप देखने मिल जाएंगे, हम पूरा कवर करने वाले हैं। नो डाउट इसकी जो भी पीडीएफ है तुम्हें इस वीडियो के लिंक नीचे मेंशन हो जाएगी, वहां मिल जाएगा। अब फूड क्रॉप होते क्या है? मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर द मेन क्रॉप। हम कौन से क्रॉप को ग्रो करते हैं? फूड ग्रेन ग्रो करते हैं। ऐसे क्रॉप जो हम मेनली कंज्यूम करते हैं उसे हम फूड ग्रेन्स बोलते हैं। फिर पल्सेस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, बेवरेजेस हो गए, कैश क्रॉप हो गए, और कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस हो गए। हम 6 तरह के चीजों को ग्रो करते हैं। मेजरली इंडिया में कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं? तो ये 6, फूड ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड जिससे ऑयल बनता है, उसके अलावा बेवरेजेस हो गए, चाय, कॉफी, मुझे पर्सनली चाय पसंद है, बाकी सबका अपना अपना मैटर है। अब फूड ग्रेन्स होते क्या है? तो फूड ग्रेन्स आर द क्रॉप मेनली ग्रो फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ऐसे क्रॉप जो सिर्फ खाने के लिए कंजर्व किए जाते हैं, ऐसे क्रॉप जो उगाए जाते हैं फूड कंजप्शन के लिए, जिसमें बेटा पैडी आ गया, वीट आ गया। ऐसा तुम मुझे बताओ, ऐसा कौन सा क्रॉप है जो नॉर्थ और साउथ दोनों में कंज्यूम किया जाता है? ठीक है, कमेंट कर देना।
पैडी, वीट, ज्वार, बाजरा, मेज और बार्ले, ये सारे 6 फूड क्रॉप में आते हैं। इसको कैटेगराइज कर दिया। और ये हॉट क्वेश्चन है, जैसे तुम सब हॉट हो वैसे ये हॉट क्वेश्चन है। हॉट मतलब मोस्ट आस्किंग है। अगर बोर्ड में 2 क्वेश्चन मैं जो बताऊंगी उसके अलावा कुछ पूछ सकते हैं तो ये पूछ सकते हैं। पैडी के ऊपर नोट लिख दो, 3 मार्कर या 4 मार्कर में तुम्हें दिखेगा। और या ज्योग्राफी के अंदर ये इसका वेटेज बहुत अच्छा है, तो इसको स्किप मत करना। पैडी क्या है? पैडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप जो माना जाता है, जो नॉर्थ और साउथ दोनों में कंज्यूम किया जाता है। कितने टेम्परेचर पे होता है? मिनिमम 20। तुम्हें क्या पता होना चाहिए ऐसे क्रॉप में? पैडी क्रॉप कहाँ ग्रो होता है, कितने टेम्परेचर पे होता है, रेनफॉल पे होता है, अगर याद हो गया तो, और कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, बस ज्यादा सोचना ही नहीं है। फर्टाइल एलुवियल सॉइल होती है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट। क्योंकि मैं क्लाइमेट और टेम्परेचर का तुम्हें इसलिए मना कर रही हूँ, तुम सारों का याद नहीं कर पाओगे, कुछ कुछ का याद कर लो, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये तो इसको ज्यादा लेबर भी चाहिए होता है, ज्यादा पानी चाहिए होता है। तुम्हें पता क्या होना चाहिए, कौन से कहाँ पे ग्रो होते हैं। जैसे ये रहा वीट, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब जगह होते हैं। 2 याद रखो, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु इनफ है। गुजरात के अंदर कहाँ होता है? बिकॉज हाँ हम जीएससीबी बोर्ड से। पैडी ज्यादातर ग्रो होता है तापी, सूरत, अहमदाबाद। सूरत पकड़ लो, अहमदाबाद इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि कॉटन के लिए अहमदाबाद याद रखना, ओके। इसमें तुम्हें कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। और या रिमेंबर, हम कोई भी अच्छी चीज हम भूल ही जाते हैं। इंडिया रैंक करता है सेकंड, पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड है। किसके पहले? चाइना के बाद हम सेकंड आते हैं। चाइना ने हमें हर चीज में बीट किया है एक्सेप्ट वन थिंग, तुम्हें भी पता है वो कौन सी चीज है? वीट। इसके बाद पैडी के बाद सबसे ज्यादा जो क्रॉप ग्रो किया जाता है वो है बेटा वीट। वीट इज द सेकंड मोस्ट, देखा क्या लिखा है, सेकंड मोस्ट, बेचारा यहाँ पे भी सेकंड आ गया। इट इज अ रैबी क्रॉप। राइस जो पैडी था वो खैरिफ था, ये रैबी है। उसके बाद इसका नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, लेस इरिगेशन के साथ हो सकता है, इसी के लिए ठंडी में होता है। प्लस गुजरात के अंदर ज्यादातर कौन सी वीट खाई जाती है? भालिया वीट खाई जाती है। कहाँ पाया जाता है? पंजाब। पंजाब को वीट बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, याद रखना, 1 मार्कर में आता है। ये रहा देखो, पंजाब इज कॉल्ड वीट बाउल ऑफ इंडिया, ओके। ऐसी ही तुम्हें नोट्स बनानी है, नहीं बनानी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उसको प्रिंट कर लेना। 3rd नंबर पे आ जाता है ज्वार। गवार नहीं, ज्वार मेन कोर्स ग्रेन है, प्रॉपर ग्रेन नहीं बोलेंगे, क्रश ग्रेन बोलेंगे। ग्रोन कहाँ पे ग्रोन होता है? देखो ड्राई, ज्यादा इसको पानी नहीं चाहिए, ओके। कहाँ प्रोड्यूस किया मतलब मिला जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड गुजरात। अब गुजरात के अंदर कहाँ क्रॉप ग्रो होता है? सूरत एंड तापी। राइस के लिए भी सूरत तापी था, ज्वार के लिए भी सूरत तापी था। ये ना थोड़े थोड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ऐसे टॉपिक है जिससे तुम इजीली कर सकते हो। उसके बाद मिलेट ऑफन कॉल द ग्रेन ऑफ लेबर, क्योंकि जितने भी लेबर मजदूर हैं वो मिलेट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इसीलिए नहीं कि वो सस्ता आता है, इसीलिए जो वो एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करता है। कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 25 to 30 डिग्री। रेनफॉल कितना चाहिए? 40 to 50 सेंटीमीटर। कैसी सैंड चाहिए? तो सैंडी स्क्वायर। और ये बनासकांठा, गुजरात में कहाँ पाया जाता है? बनासकांठा। और इंडिया के अंदर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओके। उसके बाद आ जाते हैं मेज, जो मेरा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होगा, पॉपकॉर्न तो खाया ही होगा। मेज इज मेनली खैरिफ क्रॉप, बारिश में ही पाया जाता है, जो मैं भुट्टे की बात कर रही थी। किसके लिए यूज होता है ये अलग से तुम्हें पता होना चाहिए। आप फूड के लिए यूज करते हो, एनिमल फॉडर के लिए यूज करते हो, पॉपकॉर्न के लिए करते हो, और इसका ऑयल भी आता है, एडिबल ऑयल भी बनता है, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पाया जाता है इंडिया के अंदर? तो इंडिया के अंदर यूजुअली इसका मेंशन नहीं किया है बुक के अंदर, बट तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। गुजरात में कहाँ पाया जाता है? तो पंचमहल, दाहोद, साबरकांठा और अरावली, ठीक है। यहाँ थोड़ी एडिटर से गलती हो गई, उसने इंडिया वाला मिस कर दिया, वो तुम मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। अब तीसरा पल्सेस, जितने भी जिम पगलू लोग हैं, जिम पगलू, उन्हें पता है कि प्रोटीन उनके लिए कितना जरूरी है। जो जिम पगलू होगा उसके लिए प्रोटीन मैटर करता है। प्रोटीन ज्यादातर वेज सोर्स ऑफ प्रोटीन हमें पल्सेस से ही मिलता है। पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन पीपल और जिम पगलू लोग, जो भी, बट वो पनीर के अलावा तो कुछ खाते ही नहीं है। उसमें तुअर हो गई, मग हो गया, ग्राम हो गया, उड़द हो गया, ये सारे हैं। प्लस कहाँ पाए जाते हैं बच्चा? तो एमपी, राजस्थान, 2 याद रखो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2, ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस नहीं देने का। गुजरात के अंदर तुअर पाई जाती है, वडोदरा में मग और मट पाए जाते हैं, कच्छ में उड़द पाई जाती है, पाटन में, ठीक है। पल्सेस क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, कहाँ पाया जाता है? गुजरात के अंदर और इंडिया के अंदर। उसके बाद नागली मतलब रागी सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ मिलेट है जो हम कंज्यूम करते हैं। इसको फिंगर मिलेट भी बोला जाता है इंग्लिश में, याद कर लेना अगर आ गया तो।
रागी से हमें क्या क्या मिलता है, क्योंकि रागी ऐसी चीज है ना जिसको लोग ज्यादातर यूजुअली अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। ये हमें देती है प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर। जैसे पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है, स्टिल हम उसे इग्नोर करते हैं फॉर रील स्क्रोलिंग, फॉर पंचायत और गॉसिपिंग। इट इज यूज टू मेक रोटला, गुजराती में तो रोटला बोलते हैं, बिस्किट्स, चॉकलेट, जिसको हेल्दी रहना है वो करते हैं यूज। उसके बाद आ जाता है ऑयल। तुमने कभी सोचा कितने कितने टाइप के ऑयल होते हैं? ऑलिव ऑयल के अलावा, फिर एवोकाडो ऑयल के अलावा कितने सारे ऑयल होते हैं। ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर, कैस्टर तो हम सबने यूज किया हुआ है, मस्टर्ड और सनफ्लावर। मस्टर्ड, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का साग तुमने सुना ही होगा। आफ्टर, अब ग्राउंडनट कब होता है? ऑयल सीड में ग्राउंडनट हो गया, सीसम हो गया, तिल। कहाँ होता है? ग्राउंडनट इज एन इंपॉर्टेंट ऑयल सीड। कैसा क्रॉप है? खैरिफ है। कितना टेम्परेचर चाहिए? गुजरात, यहाँ इंडिया यहाँ पे भी सेकंड आता है चाइना के बाद। पता है, सच बोलूं, चाइना ने हमें हर चीज में बीट किया, बट हमने भी चाइना को एक चीज में बीट कर दिया है, वो तुम्हें पता ही होगा। गुजरात रैंक फर्स्ट इन इंडिया। जितनी भी ग्राउंडनट ग्रो करते हैं हम, गुजरात उसमें फर्स्ट है। वर्ल्ड में तो हम सेकेंड ही है। फिर तिल हो गया, फिर मस्टर्ड हो गया। तुम्हें खाली यही ध्यान रखना है कैसे टाइप का क्रॉप है, कहाँ गुजरात में ग्रो हो रहा है और कहाँ पे इंडिया में ग्रो हो रहा है। ओके, उसके बाद कोकोनट, नारियल पानी, या जिम पगलू के लिए तो ये भी जरूरी ही है। नारियल पानी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्या होता है वो भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में। सुटेबल फॉर कोस्टल एंड सलाइन एरिया। मेन स्टेट कौन से? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार। कैस्टर, कैस्टर को हिंदी में बोला जाता है दिवेल तेल, जो हम लोग वीट में लगाते हैं ताकि इससे कोई भी कीड़े पतंगे ना आए। ऑल्सो नोन एज दिवेल। इट कैन बी ग्रोन बोथ, कैरेफ भी बोल सकते हो, रैबे भी बोल सकते हो। गुजरात कॉन्ट्रीब्यूट फर्स्ट। ग्राउंडनट के अलावा कैस्टर जो है, जो गुजरात प्रोड्यूस करता है ज्यादा इन इंडिया। उसके बाद बेवरेजेस, जो मेरा फेवरेट चीज है। आई एम ऑल्सो अ चाय पगलू। तीन बेवरेजेस क्रॉप ज्यादातर है जो तीन ज्यादा इंडिया प्रोड्यूस करता है, टी, कॉफी और कोकोआ। जितने भी टी वाले मेरे जैसे लोग हैं वो संबल हो जाना, कॉफी वाले भी हो जाना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद टी, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 20 to 30 डिग्री, ऐसी इसकी प्लांटेशन होती है। रेगुलर रेनफॉल चाहिए। उसके बाद आसाम, ध्यान से सुनना, आसाम 75% हमें टी देता है, बट सैडली अभी फ्लड की वजह से उनको भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पे भी इंडिया सेकंड आता है आफ्टर चाइना। ओके, उसके बाद कॉफी स्लोपी एरिया में ग्रोन होती है। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटका, कुर्ग फेमस है, तुम्हारा इससे एक चैप्टर भी है। कुर्ग ज्यादा फेमस है कॉफी प्रोडक्शन के लिए, तुम देख सकते हो। उसके बाद ककोआ, ककोआ जिससे चॉकलेट बनती है, ठीक है, चॉकलेट बनती है। ककोआ इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ कोका फ्रूट, ऐसा होता है जिससे हमें ककोआ मिलता है। रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड। और कहाँ कहाँ इंडिया में पाया जाता है? सेम, केरला, कर्नाटका। कॉफी और ककोआ दोनों के लिए तुम लिख सकते हो। उसके बाद स्पाइसेस, इंडिया अपने स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए बहुत पहले से फेमस है, जिसमें जीरा आ गया, फेनिल सीड्स आ गया, मतलब सौंफ आ गया, ये सारे स्पाइसेस हैं। प्लस हम लोग के यहाँ मेडिकल आयुर्वेदिक प्लांट्स भी है जो लोगों को भी ठीक करते हैं। सो ये रहा, तुम्हें बस इसको पता होना चाहिए। देखो, तुम्हें इसको नहीं पढ़ना ज्यादा, बट तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, दैट्स ऑल। फ्रूट्स, वेजिटेबल, इंडिया रैंक सेकंड। देखो यहाँ पे भी इंडिया सेकंड आ रहा है आफ्टर चाइना। बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, गोवा, पपाया। ओके, और फ्लावर्स भी हैं। सो ये तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए। कैश क्रॉप, या दिस इज द मेन टॉपिक। कैश क्रॉप मतलब ऐसे क्रॉप जो हम ग्रो कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, जिसको हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। कौन से? तो पहला कॉटन। कॉटन ज्यादातर अहमदाबाद, याद रखना, इन गुजरात। कॉटन खैरिफ क्रॉप है, प्लस इसको क्या बोला जाता है? व्हाइट गोल्ड। सुन रहे हो ना? व्हाइट गोल्ड, खरा सोना। कहाँ कहाँ पाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका। गुजरात, महाराष्ट्र एनफ है। गुजरात रैंक फर्स्ट इन इंडिया। हमारे पास एरिया भी है, प्रोडक्टिविटी भी है। और गुजरात में अहमदाबाद के अलावा तुमको लिखना हो राजकोट, वडोदरा, एज यू विश। ओके, शुगर केन, गन्ना, जिससे हमें चीनी मिलती है। चीनी लोग नहीं, चीनी मोरस, मेरे यहाँ मोरस बोली जाती है। शुगर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस शुगर, खांड, इथेनॉल। अभी इथेनॉल का भी मसला चल रहा है, वो तो तुम्हें भी पता होगा। कितने परसेंट टेम्परेचर चाहिए होता है? 21 to 27। कितने सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए? तो 75 to 100। अगर टेम्परेचर और रेनफॉल याद होता है तो करना, नहीं होता है तो मेंशन भी मत करना। ओके, कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया के अंदर, वर्ल्ड वाइड नहीं, इंडिया के अंदर? यूपी, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, महाराष्ट्र,
और गुजरात के अंदर कहाँ पे पाया जाता है? साउदर्न सौराष्ट्र साइड। ठीक है, तुम मुझे बता देना तुम गुजरात से कहां से हो। ओके, उसके बाद जूट। देखो जूट को क्या बोला जाता है? गोल्डन फाइबर। जो भी बोरे होते हैं ना, बोरे, वो जूट से ही बनते हैं और जूट वेस्ट बंगाल में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि बारिश भी होती है वहां ज्यादा। जूट इज यूज्ड टू मेक गनी बैग्स। देखो ऐसे बैग्स होते हैं, रोप्स, मैट्स, बैग, क्लोथ्स एंड हैंडीक्राफ्ट। कहाँ कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा और यूपी। क्या इसका कंडीशन है? तुम सिर्फ रीड कर लेना। दो चीज तुम्हें क्रॉप के बारे में पता होनी चाहिए, उसका कोई नाम है कि नहीं है, कुछ अलग से बुलाते कि नहीं बुलाते, जैसे जूट को गोल्डन फाइबर बोला गया है। उसके अलावा कहाँ पाया जाता है? इंडिया में कौन सा रैंक है उसका, प्लस कौन से स्टेट ज्यादा प्रोड्यूस करे। उसके बाद टबैको। टबैको हार्म करता है हमारी बॉडी को, लिखा लिखा भी है, टबैको कंजप्शन इज हार्मफुल टू हेल्थ। बट इसमें गुजरात को कोई मात नहीं दे सकता। हमारे यही टबैको, जैसे विमल बोलो जुबा केसरी, ये भी एक खैरिफ क्रॉप है। इसकी कंडीशन कितनी है? 20 डिग्री सेल्सियस में ग्रोन होगा। कितने सेंटीमीटर चाहिए? 100 तो चाहिए। और गुजरात, दिस इज नॉट अ प्राउड मोमेंट, बट गुजरात ज्यादा कंज्यूम मतलब बनाता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी और कर्नाटका में ज्यादा वो बनाया जाता है। उसके बाद एंड ऑफ द कैश क्रॉप, रबर। रबर कैसे बनता है और कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम और त्रिपुरा। अब ये तुम्हारा मैप आएगा। मैप वर्क मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी इसका, तो मुझे कमेंट कर देना। मुझे लगता है मैप वर्क को अलग से ही बना देना चाहिए। ये सारे तुम्हें इमेज मिल जाएंगी। उसके बाद अब हमने देखा इंडिया को एग्रियन कंट्री बोला जाता है, इंडिया को बोला जाता है इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, बट हर चीज के टू साइड्स होते हैं। तुम्हें मेरी लाइफ यहाँ से बहुत अच्छी दिख रही होगी, बट मेरी लाइफ में कितना दोगे तुम्हें थोड़ी ना पता होगा। सेम वे एग्रीकल्चर में हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसकी वजह से इंडिया आज भी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चों में पोटेंशियल होता है बट वो थोड़े एफर्ट्स नहीं डालते, तो वो डेवलपिंग में ही है, डेवलप तो हो नहीं पा रहे। सेम वे फार्मर ऑफन पुअर एंड अनएजुकेटेड, बिकॉज लोग वो बेचारे खेती बाड़ी की वजह से पुअर भी रह जाते हैं और पढ़े लिखे नहीं होते क्योंकि उनको खेती बाड़ी करनी होती है। इसके बाद इनएडिक्वेट इरिगेशन, जितना पानी चाहिए होता है। देखो एक प्लांट को तुम जितना पानी दोगे अच्छा वो अच्छे से ग्रो होगा, ओवर नहीं करना। सेम वे क्रॉप को अच्छा पानी चाहिए होता है, अच्छा पानी दोगे अच्छा क्रॉप ग्रो होगा, अच्छा क्रॉप ग्रो होगा जल्दी बिकेगा तो पैसे मिलेंगे। अनसर्टेन रेनफॉल, और कुछ फार्मर्स को तो ये भी नहीं पता इरिगेशन फैसिलिटीज है। इंडिया के अंदर इरिगेशन फैसिलिटी यूज करने वाले फार्मर्स बहुत कम है, 20 to 30%। बाकी सब बारिश का वेट करते हैं, यार बारिश आएगी तो क्रॉप होगा, और उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ टाइम के लिए बेरोजगार भी रह जाते हैं। उसके अलावा फ्रेगमेंट लैंड होल्डिंग एंड हाई पॉपुलेशन, वो रेंट लेके, जैसे हम कैसे रेंट पे रहते हैं, वो रेंट लेके खेती बाड़ी करते हैं। लिमिटेड यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर एंड साइंटिफिक मेथड्स। देखो दो प्रॉब्लम है, एक तो फार्मर को अच्छा पैसा नहीं मिलता, दूसरा उसका सोशल स्टेटस। लोगों को यही लगता है बेटा कि जो अनपढ़ लोग होते हैं वही खेती बाड़ी करते हैं और बोलते हैं पड़ेगा नहीं तो को ये काम करना पड़ेगा वो काम करना पड़ेगा, तो फार्मर की वैल्यू तो समाज में वैसे भी नहीं है, प्लस पैसा भी नहीं मिल रहा। इसको हटाने के लिए दो रिफॉर्म्स आए, इंडिया लेके आई टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल, जो बोर्ड का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये दोनों में से तुम्हें एक देखने ही मिलेगा। लास्ट ईयर के पेपर में टेक्निकल रिफॉर्म्स पूछ लिया था और इंस्टीट्यूशनल दोनों और में था। टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर पढ़ना, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, टेक्निकल रिफॉर्म्स मींस यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स। थोड़ा कलर खेल लेता है क्योंकि हरे पे हरा दिख नहीं रहा। ठीक है, यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना टेक मतलब टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करा जाए जिससे एग्रीकल्चर का क्या होगा, देखो ज्यादा टेक अच्छा होगा, ये याद रखना, ज्यादा टेक अच्छा, प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा होगा, मतलब क्रॉप ज्यादा ग्रो होंगे, ज्यादा प्रोडक्ट ग्रो होगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना मनी मिलेगा हमको। ओके, टेक्नोलॉजी देखो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करें, मॉडर्न सीड्स, फर्टिलाइजर्स और बेटर टेक्नोलॉजी। इसका एग्जांपल है HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन को अच्छा करना, मॉडर्न मशीन और इलेक्ट्रिसिटी। यहां तक तुमको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, इसके टोटल 6 हैं। तुम्हें पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स का मीनिंग लिखना है जो मैंने बता दिया, एग्जाम्पल लिख दो, फिर ये 6 के 6 जितने हैं उसको लिस्ट आउट करो, फिर एक्सप्लेन करो। मॉडर्न फार्म, अर्लियर फार्मर यूज लेदर बकेट, पहले हम इसका यूज करते थे, उसकी जगह हम ये पंप्स और चीजों पे आ गए, हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा इरिगेशन फैसिलिटी, अब पानी पहले हम डोल से जाते डालते थे, खुद से डालते थे, उसकी जगह ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स का हम यूज करने लगे जिससे इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ने लगी। ओके, उसके बाद प्रोवाइड सीड्स,
अच्छी सीड्स और फर्टिलाइजर का यूज किया जिससे क्रॉप अच्छा ग्रो हो प्लस जल्दी ग्रो हो और कोई हार्म भी ना हो। पेस्टिसाइड्स हम यूज करने लगे। मॉडर्न एग्रीकल्चर यूज हाइब्रिड सीड्स, बायोटेक सीड्स और फर्टिलाइजर के नाम पे हम डीएपी, एनपीके, इसका फुल फॉर्म तुम मुझे बता देना, ठीक है। बायोटेक फर्टिलाइजर और लिक्विड फर्टिलाइजर जिससे हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो, जल्दी ग्रो हो, प्लस कोई कीड़े वीड़े ना लगे या खराब ग्रो ना हो। थर्ड क्या आ गया, अब मैं ये सब करना चाहती हूँ बट फार्मर को बताएगा कौन? फार्मर को कैसे पता चलेगा बिना दिमाग लगाए कि उसे इतना इतना करना है? बिकॉज उन्होंने पढ़ाई तो नहीं की इस चीज की। उसी को सॉल्व करने के लिए आया एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन। उन्हें इंफॉर्मेशन देने लगी रेडियो पे, टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर है, पर्टिकुलर इनकी एक अलग से चैनल बना दी डीडी किसान। उसके अलावा एसएमएस से किसान के कॉल सेंटर्स बना दिए। तो इससे उन्हें आइडिया आ जाए कि अच्छा हम ये यूज करके हम अपनी फार्मिंग को बेटर कर सकते हैं जिनसे उनका भी डेवलपमेंट हो, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ ग्राम सेवक, जो भी ग्राम सेवक था, कोई भी अगर नई टेक्निक एग्रीकल्चर की आती थी तो वो सारे फार्मर्स को इन्फॉर्म कर देता था। प्लस अलग से एक चीज आई, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर। जैसे आज हमें कोई भी स्किल सीखनी होती है, हमारे लिए कोचिंग स्कूल्स होते हैं, वैसे इनके लिए अलग से जिनको खेती बाड़ी करनी है उनके लिए एजुकेशन सेंटर्स बनाए गए। ये रहा। A farmer training center is established at every district headquarter to provide farmers with training, जिससे उन्हें मॉडर्न टेक्निक समझ आए। मॉडर्न टेक्निक से क्रॉप भी ज्यादा फास्ट ग्रो होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बनेगा तो पैसे मिलेंगे, यही चीज है। उसके बाद एग्रीकल्चर फेयर्स, फेयर्स मेले वेला का जैसे एग्जीबिशन होता है वैसे मेले आयोजित किए गए जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन मिले प्लस वो अपने क्रॉप्स को बेच भी सके। उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएगी जो अच्छी बातें बनाएगी। गुजरात में कहाँ पाई जाती है? दांडीवाड़ा, आनंद, नवसारी और जूनागढ़। ये 6 से 7 चीजें की गई टेक्नोलॉजी के लिए, टेक रिफॉर्म्स में आती है, ठीक है। उसके बाद नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी आईसीआर। इसका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जो लोगों को हेल्प करेगा प्लस हेड करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स, उसका फुल फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए। उसके अलावा डेर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। ये मैं क्यों बता रही हूँ तुम्हें, दोनों के फुल फॉर्म वन वर्ड में या वन सेंटेंस में आ जाता है इन ऑब्जेक्टिव्स। सो तुम्हारा ये रहा टेक्निकल रिफॉर्म्स, अच्छी सीड्स हो, अच्छा फर्टिलाइजर हो, प्लस इरिगेशन फैसिलिटी बेटर हो, प्लस एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन हो, तो खेडूत को पता भी चलेगा उसे कैसे मेथड को यूज करना है, प्लस अच्छे से वो क्रॉप की फर्टिलिटी को बढ़ा सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंस्टीट्यूशनल, दोनों अलग अलग है। टेक्नोलॉजी वाइज मतलब जो भी फार्मर्स है उनको टेक की मदद से खेतीबाड़ी करवाना प्लस फार्मर की कंडीशन को भी सुधारना। इंस्टीट्यूशनल क्या बोलता है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर द चेंजेस मेड बाय गवर्नमेंट, ओके, मेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव कंडीशन ऑफ फार्मर। ध्यान से देखना, वहां फार्मिंग मेथड को इंप्रूव किया। टेक्निकल रिफॉर्म्स बताता है फार्मिंग मेथड कैसे ठीक करे, इंस्टीट्यूशनल बोलता है फार्मर की कंडीशन कैसे ठीक करे, स्पेशली रिलेटेड टू ओन्ड लैंड ओनरशिप, लोन, क्रॉप इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। खेडूत जो भी फार्मर है उसकी कंडीशन ठीक करने के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, फार्मिंग की टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए टेक्निकल रिफॉर्म्स आए। देखो ये रहे, पहला लैंड टू द टिलर और लैंड सीलिंग एक्ट, इसका 1-2 मार्क में पूछ सकते हैं मीनिंग। लैंड टू द टिलर एक्ट पता है क्या बोलता है? द फार्मर हु एक्चुअली कल्टीवेट, ऐसा फार्मर जो क्रॉप ग्रो करता है वो लैंड उसको दे देनी चाहिए रेदर देन जिसके पास लैंड है उसको। ध्यान से समझना इसको, इससे फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा क्योंकि फार्मर बेटा रेंट पे लैंड यूज करता है कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद लैंड सीलिंग एक्ट, यहाँ पे जो फार्मर लैंड को यूज करता है खेतीबाड़ी के लिए वो लैंड ओनरशिप उसको मिल जाएगी। इसके बाद द लैंड सीलिंग एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन ओनरशिप। जितने भी फार्मर है उनको लैंड प्रोवाइड कराना, क्योंकि बहुत ज्यादा जमीन पड़ी है, रिसोर्सेस है बट यूज नहीं हो रहा, इससे बेटर है वो जो लैंड है वो फार्मर्स को दे देनी चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल हेल्प, अगर देखो ऑब्वियसली बात है अगर तुम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, तुम इरिगेशन तुम्हें अच्छा करना है, तुम्हें सीड्स हाइब्रिड सीड्स लेना है, तो तुमको क्या चाहिए होगा? पैसे नहीं चाहिए होंगे। उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या आ गया? किसान क्रेडिट कार्ड, नेशनलाइज बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। पर्टिकुलर पैसों की जरूरत हो, बिकॉज पहले के फार्मर्स लोन लेते थे और कर्जे में मर जाते थे, वो ना हो इसीलिए उनका अलग से कार्ड बनाया, बैंक बनाई दी गई और कॉर्पोरेटिव बैंक का सपोर्ट प्रोवाइड किया जिससे फार्मर कभी भी पैसा उनसे ले सकता है। फार्मर्स नीड मनी किसके लिए चाहिए होता है बेटा? सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीन्स और अदर फार्मिंग नीड्स। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है क्रॉप इंश्योरेंस। हमने देखा होगा
क्रॉप का इंश्योरेंस, जैसे हमारी लाइफ का इंश्योरेंस हमें चाहिए होता है, हम पैसे भर के क्लेम कर सकते हैं, वैसे ही क्रॉप का इंश्योरेंस, बारिश की वजह से, ड्रॉट की वजह से या कोई भी रीजन की वजह से क्रॉप खराब हो जाता है तो उसके इंश्योरेंस से फार्मर का लॉस नहीं होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा मतलब इंश्योरेंस, इसका भी बना दिया जिससे फार्मर को लॉस नहीं होना चाहिए, कोई भी रीजन से फार्मर की गलती नहीं है, क्रॉप खराब हो जाता है तो वो क्रॉप इंश्योरेंस से उसको पैसा मिल जाएगा, ओके। उसके बाद अगर कोई क्रॉप फेलियर है, जैसे आसाम में फ्लड आ गया तो पूरी खेतीबाड़ी की जमीन चली गई, तो यहाँ पे उनको पैसों का सपोर्ट गवर्नमेंट देगी। When crop fail because of drought और excessive rainfall, या तो पूरा सूखा पड़ गया, जमीन बंजर जमीन बन गई, या बहुत पानी हो गया, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सपोर्ट, फार्मर्स को पैसा देती ताकि वो पॉवर्टी फेस ना करे। उसके बाद अलग से पूरी एक मार्केट बना दी गई एग्रीकल्चर की, जहां फेयर प्राइस में फार्मर को पैसा मिलेगा। होता क्या था, ये लोग बल्क में बेचते थे, फार्मर्स को सस्ता पैसे में बेच दिया जाता था, चीजें ले ली जाती थी। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मीन सेलिंग फार्म प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, उनका पूरा एक मार्केट बना दिया जहां फार्मर अपना क्रॉप खुद बेचेगा और उसे अच्छा पैसा मिलेगा। उसके बाद स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, स्टोरेज जहां गोडाउन का सपोर्ट दिया गया जहां फार्मर अपने क्रॉप को रख सकता है। उसके अलावा देखो कौन सी फैसिलिटी दी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, मार्केट एसोसिएशन, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, अगर मिल्क और पोल्ट्री चीजें हैं तो वो, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई जिससे क्रॉप खराब भी ना हो, लोगों तक भी पहुंचे और फार्मर को पैसा मिले। फिर मिनिमम सपोर्ट, ये जानना जरूरी है, एमएसपी। एमएसपी मतलब मिनिमम प्राइस, एक पर्टिकुलर क्रॉप का पता होता क्या था, फार्मर को पता नहीं होता था एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, वो सस्ते में बेच देता था और जो लोग खरीदते थे फार्मर से वो ज्यादा महंगे में बेचते थे। ऐसा ना हो इसीलिए MSP इंट्रोड्यूस किया गया। MSP is the minimum price announced by the government for certain crop. It protect farmer from very low price market. गवर्नमेंट ने बोल दिया कि तुम्हें 50 रुपए में बेचना है तो 50 में ही तुम्हें पैसे मिलेंगे, फिर कोई भी तुमसे खरीद रहा है वो इससे सस्ते में तुमसे खरीद नहीं सकता। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन आई जैसे NAFED, ग्रोफ्ट एंड NDDB, NFFTD नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्रॉफ्ट गुजरात कोऑपरेटिव ऑयलसीड ग्रोन्स, ये 1 मार्कर में आता है, तुम्हें पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म और क्या यूज होता है। तीसरा NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका काम क्या होता है, मार्केटिंग करना, हेल्प करना फार्मिंग की। इसका काम क्या होता है, ऑयल सीड्स की मार्केटिंग करना और अच्छे से उसे बेचना। इसका काम होता है मिल्क के रिगार्डिंग हेल्प करना, ओके। अब ये दोनों का एक हम देख लेते हैं एक्चुअल मीनिंग। ओके अब दोनों हमने देखा, टेक्निकल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या बोलते हैं, जो फार्मिंग की मेथड को अच्छा कर देगा वो टेक्निकल रिफॉर्म्स, फार्मर की कंडीशन को जो अच्छा कर देगा बेटा वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखो फार्मर के राइट्स एंड सपोर्ट को चेंज करे, इंस्टीट्यूशनल मतलब फार्मर की कंडीशन को बेटर करे, और टेक क्या बोलता है कि मैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड अच्छे से करवा दूंगा। फिर आ जाता है मार्केट में यानी टेक्स्ट बुक के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरा रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे रिवॉल्यूशन जो आए क्रॉप्स में और फार्मिंग में। ग्रीन रिवॉल्यूशन मींस यूजिंग मॉडर्न मेथड्स और फार्मिंग मेथड टू ग्रो क्रॉप। पहले क्या हो रहा था, हम थोड़ा 8th में अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा, जो भी ब्रिटिशर्स थे वो हमसे इंडिगो, सिल्क और कॉटन का ज्यादा ग्रोन अप करवाते थे। उससे होता क्या था, फूड ग्रेन जो भी थे वो क्रॉप का कम ग्रोन हो रहा था। उससे क्या हो रहा था, इंडिया जो एग्रीन कंट्री जाना जाता है उसको फूड क्रॉप्स जो हमने ग्रेन्स देखे, व्हीट, पैडी, ये सब बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ रहा था। ये तो वही बात हो गई कि घर पे होटल है तो भी बाहर से खाना खा रहे हैं, यही बहुत बुरी बात हो गई ना। तो हम बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिए थे, इसी की वजह से इसके बदलाव में आया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बेटा फायदे क्या क्या थे, उसके टाइम पीरियड से देख लेते हैं। पहले कब आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, 1960 में। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले क्या होता था, स्टोरेज होती थी फूड ग्रेन की, इंडिया हैड टू इंपोर्ट फूड। जो कंट्री जानी जाती है अपने एग्रीएंट के लिए उसे बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, कितनी शर्म की बात भी है। कंट्री वॉज डिपेंडेंट। उसके बदलाव में आया क्या बोलते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया उससे क्रॉप ज्यादा ग्रो हुए, हम मॉडर्न टेक्निक को जानने लगे। फिर अचीवमेंट क्या थी, हम आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हो गया, सेल्फ सफिशिएंट बन गए, हम खुद का क्रॉप खुद ही ग्रो कर रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ, रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट,
पैडी, राइस, ये सब हम लोग एक्स्ट्रा ग्रो करने लगे और बफर स्टॉक रखने लगे। अगर कभी ड्रॉट और रेनफॉल जैसी एक्सेस रेनफॉल जैसी सिचुएशन हुई, हम उसे यूज कर लेंगे। प्लस रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड मीनिंग। अब एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, जिससे हमें पैसे मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। मैंने ही स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बोला था इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, सो इट इज अ इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। एक चीज याद रखना, अगर हमने एग्रीकल्चर को सुधार दिया, माइंडसेट सुधार दिया, एग्रीकल्चर को सुधार दिया, तो इंडिया भी डेवलप्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो क्या क्या फायदे प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर, तो पहला एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को। बेटा क्या देता है ये, एक तो जॉब दे रहा है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट कर रहा है, 17%। देश की इनकम में कितना परसेंट एग्रीकल्चर पैसा देता है, 17%। जॉब भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, प्लस हमारे यहाँ कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं, पैडी, वीट, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, शुगर केन, टबैको और पोटैटो, ये सारे मेजर क्रॉप्स है जिसको हम एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमाते हैं। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, हम क्या करते हैं, क्रॉप को बाहर बेचते हैं, बाहर बेचते तो हमें पैसा मिलता है। एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉप्स अर्न फॉरेन एक्सचेंज, दूसरी कंट्री को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट। फॉरेन एक्सचेंज मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फिर इंडिया रैंक करता है सेकंड इन एग्रीकल्चर। पहला कौन रैंक करता है, तुम मुझे बता देना, हमने चैप्टर में देखा भी था, उस कंट्री का नाम बार बार। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब एक देश दूसरे देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, वर्ल्ड वाइड ट्रेड करता है, उसे हम बोलते हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है एग्रीकल्चर का, नेगेटिव क्या है, दिस इज द लास्ट टॉपिक। पॉजिटिव क्या है, फार्मर वर्ल्ड वाइड बेचता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी हो गया है, बट नेगेटिव क्या क्या है, एक्सपेंसिव, बायोटेक सीड्स खरीदने जाते हैं तो महंगा पड़ता है, उतना पैसा हर फार्मर के पास होता नहीं है, फार्मिंग कॉस्ट हो जाती है, टफ कंपटीशन हो जाता है आपके प्रोडक्ट में और बाहर वाली कंट्री के प्रोडक्ट में, टफ कंपटीशन होता है, मोनोपोली होती है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, अब कुछ मैंने बोला था जो तुम्हारे टीचर्स पूछ सकते हैं, बोर्ड पूछ सकता है, वो बेटा ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस कर लो इस चैप्टर के, इनफ है। बट अभी भी बोलूंगी एग्रीकल्चर अच्छे से समझो, रट्टा मत मारो, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देने से या किसी और के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। बेटर है पूरा चैप्टर कर लो। देखो, explain in detail about institutional reforms, explain or state technical reforms, what are the types of farming, 6 तरह की फार्मिंग होती है, state the favorable condition of wheat crop, देखो भले फेवरेबल बोला हो, wheat crop जितना आता है पूरा लिख दो। उसके अलावा पैडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन, ये स्टेटमेंट है, ज्योग्राफी में भी से भी एक स्टेटमेंट आता है, हिस्ट्री में से भी आता है और इकोनॉमिक्स से भी आता है। क्या, राइट अ नोट ऑन वर्ल्ड मार्केट एंड इंडियन एग्रीकल्चर, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, कर लो। एंड में देख रहे हो तो ये कुछ क्वेश्चंस कर लो जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पूछते क्या क्या है। या दिस इज माय इंस्टा आईडी, इफ तुम्हें कोई डाउट है तो मुझे यहाँ भी तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे डाउट पूछ सकते हो। और जिसने भी अब तक हमारी प्यारी सी पोकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय